मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला। प्रेमचंद कृत निर्मला उपन्यास नारी जीवन की करुण त्रासदी है। कल्याणी शहर के प्रसिद्ध वकील मुंशी उदयभान लाल की पत्नी है। वह 2 पुत्रों और 2 पुत्रियों की माता है। घर संभालने वाली और पतिपरायण कल्याणी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने पति को फिजूल खर्ची रोकने का परामर्श दे सके। बाबू उदयभान लाल की स्थिति नाम बड़े और दर्शन छोटे की थी। उनकी वकालत खूब चलती थी। लक्ष्मी की उन पर कृपा थी, पर घर में जो बहुत से संबंधी पड़े पड़े खाते थे उसके कारण कुछ बचता नहीं था। वास्तविकता यह थी कि मुंशी उदयभान लाल को पैसा बचाना आता भी नहीं था। उनकी बड़ी पुत्री निर्मला का विवाह निश्चित हुआ और पिता ने दहेज न तय करने की फैसला किया। बात उन्हीं पर छोड़ दी। उदयभान लाल अपनी इज्जत बचाने के लिए पर्याप्त दहेज देने के साथ ही बारातियों की ऐसी खातिरदारी करना चाहते थे कि सभी याद रखें। पुत्री के विवाह की तैयारी उदयभान लाल किस प्रकार कर रहे थे, इसका वर्णन लेखक ने इन शब्दों में किया है। बाबू उदयभान लाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही है। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयाँ बना रहा है। खपरेल घर में हलवाई के लिए भट्ठा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। बारातियों का ऐसा सत्कार का इंतजाम किया जाए कि किसी की जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद रखें कि किसी के यहाँ बारात गए थे। एक पूरा कोना बर्तन से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तनियाँ, थाल, लोटे, गिलास। उदयभान लाल के पास कुछ नहीं था। वे कर्जा लेने का प्रबंध कर चुके थे। पत्नी को यह फालतू तमाशा देखना सहन नहीं हो रहा था। पहले उदयभान लाल ने विवाह का खर्च 5,000 जोड़ा था। 1 हफ्ते बाद वह 10,000 पहुँच गए। पत्नी ने इसका विरोध किया तो बात बढ़ गई। दोनों के उस संवाद की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कल्याणी, ये सारे कांटे तो मेरे बच्चों के लिए बोए जा रहे हैं। उदयभान, क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदयभान, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी और होगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती है। उदयभान लाल, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक पढ़े लिखे वकील के घर में उसकी पत्नी की स्थिति क्या है। उस समय स्त्रियां घर संभालती थी और पुरुष बाहर से धन कमा कर लाता था। आर्थिक अधिकार होने के कारण पुरुष स्वयं को स्वामी और स्त्री को दासी समझता था। बढ़ चढ़ कर बोलने वाली और स्वयं को पति की दासी न समझने वाली पत्नी को सबक सिखाने के लिए उदयभान लाल ने आत्महत्या का नाटक करने की सोची और रात में चुपचाप घर से निकल पड़े। रास्ते में मतई नाम के बदमाश ने लाठी मारकर उदयभान की हत्या कर दी। गलती उदयभान ने की और बच्चों को दुख भोगना पड़ा। कल्याणी को, जिसे अपना फूल सी 15 वर्ष की पुत्री निर्मला को 40 वर्ष की कुरूप वृद्ध से बांधनी पड़ी। निर्मला इस उपन्यास में नारी पात्रों में सबसे विषम और दुखद स्थिति निर्मला की है। उसका जीवन ज्वालामुखी का निवास है। जिस मुंशी तोताराम के साथ उसका विवाह हुआ, उसकी अवस्था और शारीरिक स्थिति इस प्रकार है। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम से सिर में बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता, यहाँ तक कि कभी घूमने भी नहीं जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन शिकायत रहती थी। मंदाकिनी और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव फूक फूक कर कदम रखते थे। कहाँ कनक छरी सी कामनी 15 वर्ष की परम सुंदरी फूल सी निर्मला और कहाँ 40 वर्ष के मोटे भद्दे और वृद्ध मुंशी तोतारा। एक प्रकार से मुंशी तोताराम निर्मला के पिता की अवस्था में थे। गलती की मुंशी उदयभान लाल और दहेज का दानव फैलाया समाज ने, पर भोगना पड़ा निर्मला को। निर्मला मुंशी तोताराम को पति समझने में क्यों हिचकिचाती थी, इसका वर्णन करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है कि निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण नहीं था कि अब वे ऐसा एक आदमी उसका पिता था। उसके सामने वह सिर झुकाकर देह निकालती,
थी। अब उसकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उससे भागती फिरती, उसको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। रुक्मिणी मुंशी तोताराम की सगी बहन थी। विधवा हो जाने के कारण उनके पास रहती थी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसकी ससुराल वालों ने उन्हें रोटी कपड़ा देना भी उचित नहीं समझा। मुंशी तोताराम के घर में उसकी जो स्थिति थी वह इस प्रकार से स्पष्ट है। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाँव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो यह तो अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके ये माने नहीं कि अब वह तुम्हारे ऊपर शासन करें। तोताराम जी ने निर्मला के सामने तो अपनी सगी बहन को अनाथ, विधवा और नौकर के समान कहा। उन्होंने रुक्मिणी से जो कहा वह भी कम अपमानजनक नहीं है। सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख नहीं देती तो प्यार से मीठे शब्द दे दो। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। इसके अतिरिक्त भालचंद्र सिन्हा, उनकी पत्नी रंगीली बाई और डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा की पत्नी सुधा की स्थिति भी विशेष अच्छी नहीं है। रंगीली बाई की इच्छा के विरुद्ध उसके पति निर्मला से अपने पुत्र का विवाह करने से मना कर देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्मला उपन्यास नारी जीवन की करुण त्रासदी है। मुंशी तोताराम का बड़ा पुत्र मनसाराम निर्मला का समवयस्क था। निर्मला ने मुंशी तोताराम को प्रसन्न करने के लिए हंसना, बोलना और श्रृंगार करना आरंभ कर दिया था, क्योंकि तोताराम जी उसे रिझाने के लिए छैला बन गए थे और अपनी छड़ी के द्वारा तीनों तलवारधारी लुटेरों की पराजित करने की कथा सुना चुके थे। निर्मला ने सहज ही कह दिया कि वह मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ने लगी है, तो तोताराम जी को मनसाराम और निर्मला के मध्य अवैध संबंधों का संदेह हुआ। उन्होंने समझ लिया कि सब बनाव, श्रृंगार और प्रसन्नता मनसाराम को रिझाने के लिए है। तोताराम जी ने अपने पुत्र मनसाराम को घर से निकालकर बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए विवश कर दिया। मनसाराम को जब पिता के संदेह का पता चला तो उसे निर्मला की दशा पर तरस आया और उन्होंने निर्मला की शुद्धता का प्रमाण देकर अपने प्राण त्याग दिए। इसका दोषारोपण निर्मला पर किया गया। मुंशी तोताराम की बहन रुक्मिणी ने तो स्पष्ट शब्दों में आरोप लगाया कि निर्मला ही मनसाराम को घर से निकाल दिया। निर्मला और तोताराम का विवाह होने से पहले घर रुक्मिणी चलाती थी। तोताराम जो कुछ कमा कर लाते थे वह रुक्मिणी के हाथ में रख देते थे। निर्मला घर पर आने से मुंशी तोताराम निर्मला को अपनी कमाई देने लगे। इससे रुक्मिणी बहुत दुखी हुई और निर्मला की आलोचना करती रही, विरोधी बन गई। वह निर्मला पर किस प्रकार दोषारोपण करती थी इसका वर्णन प्रेमचंद ने इस शब्दों में किया। बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह निर्मला अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी, कुछ मन हरा हो जाता था। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने भी नहीं देती, मानो वह कोई पिचासनी है जो उसे निगल जाएगा। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। वह पता लगाना कठिन था जब वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से दुखी हो जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ से मनहूसियत है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती, मेहरिया से बातें करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है, न शर्म, निगोड़ी ने हाया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपये पैसे देने शुरू किए। रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई और कहने लगी कि ऐसा मालूम होता है कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती है। रुक्मिणी को पहले वाक्य रूपी बाण चलाने का अवसर मिल जाता था। जब से मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिए, बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे, रुपयों की मिठास खा जाते हैं। अब मेले मेले को तरसते हैं। निर्मला यदि किसी से चिढ़ कर बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो आप देवी जी उसकी दूसरी तरह से लाछना करती है। इन्हें क्या लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी। इन्हें क्या, यहीं तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर लेती, पर देवी जी तो पुलिस की सिपाही की भांति निर्मला का सदैव पीछा करती थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।